साइंस क्लास 8 चैप्टर जो है वो यूनिट 8 है। चैप्टर का नाम है सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। इस चैप्टर में हम जो है वो मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनके अलामात और उनके फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल सिंबल्स किस तरह जो है बनाई गई हैं। केमिकल सिंबल्स जो है वो आम तौर पे हम समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो नाम हैं उनको भी हम सिंबल्स में जो है वो जानते हैं। जैसे यूके हम जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के लिए, यूएसए फॉर द रिप्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, ये पुरानी एक जो है मुल्क था उसका जो है एब्रीवेशन था। इसी तरह मुख्तलिफ़ केमिकल्स के भी जो है वो एब्रीवेशंस रखे गए, मुख्तलिफ़ नाम जो है अलामात की सूरत में रखे गए। ये अलामात जो हैं वो एब्रीवेटेड नाम हैं, ये अलामती नाम हैं। इनका मकसद ये होता है कि इनका पूरा नाम लिखने के बजाय अगर एब्रीवेशन भी लिखी हुई हो, मतलब अलामती नाम भी लिखा हो, सिंबल भी लिखा हो, तो हम उससे जो है वो अलामत के ज़रिए जो है वो सिंबल को पहचान सकें। आम तौर पे जो है इस काम के लिए सबसे ज़्यादा साइंसदानों में जॉन डाल्टन ने जो है वो काम किया। जॉन डाल्टन ने इस हवाले से मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स थे उनको सिंबल का शक्ल जो है वो दी। ये सिंबल जो है वो किसी अल्फ़ाबेटिकल नेम के थ्रू नहीं थे, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स के थ्रू नहीं थे, बल्कि ये सिंबल्स थी। जैसे आप ये देख सकते हैं, इन्होंने नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन या पे कार्बन के लिए मुख्तलिफ़ शक्लें, अशकाल जो है वो डिज़ाइन की थी। ये एक मुश्किल अमल था, शक्लों को याद रखना और फिर शक्लों को रिप्रेजेंट करना हर किसी के लिए आसान नहीं था। साइंसदानों के लिए तो शायद ये आसान हो, लेकिन आम इंसानों में अगर हम बात करें जो पढ़ना चाह रहा हो केमिस्ट्री के हवाले से, तो उसे इसे समझना दुश्वार होता था। जॉन डाल्टन के बाद जो जे ब्रेज़लियस नाम के एक साइंसदान थे जिसने इस काम को ज़्यादा आसान कर दिया। उसने मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को जो है वो मुख्तलिफ़ एब्रीवेटेड नाम दिए। ये नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड्स थे उनके थ्रू दिए गए। अल्फ़ाबेटिकल नाम जैसे कि जिन अल्फाज से, जिन वर्ड्स से ये एलिमेंट्स स्टार्ट होते थे, अक्सर व बेशतर ज़्यादातर एलिमेंट्स को जो है उन्हीं अल्फाज के शुरुआती अल्फ़ाबेट जो है वो उनकी एब्रीवेशन के साथ सिंबल बना दिए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फ़र के बारे में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन ओ से स्टार्ट होता है तो उसे ओ से एब्रीवेट कर दिया गया, सिंबल उसका ओ बना दिया गया। नाइट्रोजन एन से तो एन जो है सिंबल बना दिया गया। फास्फोरस पी से तो पी बना दिया गया। इसी तरह कार्बन जो है वो सी से तो उसे सी जो है वो सिंबल बना दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनको जो है वो उनके शुरुआती अल्फ़ाबेट से जो है वो नाम नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि उसी नाम के या उसी अल्फ़ाबेट के पहले ही कुछ एलिमेंट जो है वो डिज़ाइन कर दिए गए थे। इस हवाले से जैसे नाइट्रोजन जो है वो भी एन रखता है, और सोडियम जो है उसका जो एलिमेंट है सोडियम, उसका भी सिंबल जो है वो Na है। अब मसला ये था कि उसका नाम जो है वो सोडियम हम जानते हैं, मुख्तलिफ़ लातीनी अल्फाज थे, लैटिन वर्ड्स थे जिनका नाम जो है मुख्तलिफ था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सोडियम का देखें तो आपकी बुक में ही सोडियम की मिसाल दी है। सोडियम जो है हम जानते हैं इंग्लिश नेम है इसका, लैटिन नेम जो है वो इसका नेट्रियम था। नेट्रियम की वजह से नेट्रियम का शुरू के जो दो अल्फाज थे Na, उन्हें उठाया गया और इसका सिंबल बन गया Na। आज हम सोडियम की जगह Na भी लिखते हैं, तो मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम सिंबल्स के ज़रिए जो है वो सोडियम को अलग से पहचान कर सकते हैं। इसी तरह पोटाशियम का कैलियम जो है वो लैटिन नेम था और के जो है वो इसका सिंबल बन गया। आयरन को लैटिन में लातीनी अल्फाज में फेरम कहा जाता था, Fe बन गया। इसी तरह मुख्तलिफ जो और जो एलिमेंट्स थे, टिन, सैट्रिनम होने की वजह से जो है वो इसका सिंबल जो है वो Sn बन गया। ये नाम जो है वो दे दिए गए। इससे ये हुआ कि आसानी हो गई। मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स था उन्हें मुकम्मल तौर पे लिखने के बजाय या उन्हें मुकम्मल तौर पे समझने में आसानी होने लगी। आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आसान सिंबल्स हैं जिन्हें हमें याद भी करना चाहिए ताकि हमें आसानी हो, ताकि हम इक्वेशंस को बैलेंस करते वक्त जो है वो आसानी हासिल कर सकें। हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से। इसी तरह मुख्तलिफ नियॉन को Ne से, एल्युमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से जो है वो हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हम बाकी
एलिमेंट्स की बात करें तो अब आ जाते हैं फार्मूलाज पे। अगर हम फार्मूलाज की बात करते हैं तो एलिमेंट्स के सिंबल को अगर आप समझ चुके हो कि सिंबल किस तरह डिज़ाइन किए गए हैं तो फार्मूला भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। होता यह है कि अगर हमें किसी इक्वेशन में या किसी जगह तामुल में दिखाना हो कि हाइड्रोजन 2 मिकदार में था, मतलब हाइड्रोजन की तादाद 2 थी, तो हम फार्मूला उसका जो बनाएंगे वो H+H नहीं लिखेंगे बल्कि H के नीचे 2 लगा देंगे। इस 2 के लगने से ये ज़ाहिर हो जाएगा कि H2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन की मिकदार 2 है। अगर किसी जगह सिर्फ एक H लिखा है, सिंगल H लिखा है, तो मतलब ये कि इस पूरे तामुल में हाइड्रोजन की मिकदार 1 थी। इसी तरह अगर किसी जगह P4 लिखा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो P4 का मतलब ये है कि फास्फोरस की तादाद जो है वो इस इक्वेशन में फास्फोरस की तादाद 4 के मुकाबिल थी। ये इसका फार्मूला बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फार्मूला सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट का ही नहीं होगा, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम आम तौर पे पानी कहते हैं। हाइड्रोजन के अगर 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट मिले तो वो आम तौर पे पानी के मॉलिक्यूल की शक्ल में हमारे सामने आता है। इस पूरे अमल को कंपाउंड कहा जाता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद ये एलिमेंट नहीं होंगे, ये बल्कि कंपाउंड कहलाएगा। एक कंपाउंड मतलब पानी का एक कंपाउंड कहलाएगा। अब इसी तरह मुख्तलिफ और कंपाउंड्स भी हैं जिनका मकसद जो है वो केमिकल फार्मूले को मज़ीद निखारना या इक्वेशन को मज़ीद आसान करना है। आपकी बुक के पेज नंबर 75 पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ कंपाउंड्स के फार्मूले लिखे हुए हैं। अब इसमें इन्होंने समझाने की भरपूर कोशिश की है। अगर आप भी एक मरतबा समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का आम तौर पे फार्मूला जो होगा वो कार्बन के लिए C और ऑक्सीजन के लिए O होगा। ये इनकी सिंबल्स हैं, C और O जो है सिंबल हैं। कार्बन में एक जो है मॉलिक्यूल मौजूद था, इसलिए कार्बन C आ गया। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मौजूद थे। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जाहिर करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। डाई मतलब 2, डाइऑक्साइड है। आप देख सकते हैं इधर भी कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स में भी बताया गया है कि कार्बन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जो है वो शामिल हैं, जिसकी वजह से ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन का भी एक मॉलिक्यूल होता और ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल होता तो इस सूरत हाल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता, जिसकी खुसूसियात कार्बन डाइऑक्साइड से बिल्कुल मुख्तलिफ होती। ये भी गैसी सूरत में होता लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। दूसरा जो कंपाउंड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ये एक तेज़ाब होता है जो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम होता है, मतलब ये काफ़ी ताकतवर होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो H2SO4 है। हाइड्रोजन इसमें 2 मौजूद हैं, सल्फ़र इसमें 1 मौजूद है और ऑक्सीजन जो है वो 4 मौजूद है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की 2 मिकदार लिखी गई है, सल्फ़र की 1 मिकदार और ऑक्सीजन की 4 मिकदार जो है वो शो की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो आपको कंपाउंड के फार्मूले लिखे हुए हैं। इनमें से एक और देख लेते हैं लास्ट, बोरेक्स का। बोरेक्स जो है उसका केमिकल फार्मूला है Na2B4O7। मतलब सोडियम जो है वो इसमें आप देख सकते हैं 2 हैं, बोरोन जो है वो 4 है और ऑक्सीजन जो है वो 7 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के शामिल हैं। जिसके बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलने पे बोरेक्स का जो है वो केमिकल फार्मूला जो है बनता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो फिर बोरेक्स का केमिकल फार्मूला नहीं बनेगा बल्कि कोई और नई चीज़ जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। आम तौर पे ये केमिकल फार्मूलाज जो होते हैं ये हमारे जो फार्मूलाज इक्वेशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब आ जाते हैं रेडिकल्स। जब भी हम केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिकल्स जो हैं मौजूद होते हैं। रेडिकल्स को आप आम तौर पे एनाइन और कैटआइन के नाम से जानते हैं। ये एनाइन और कैटआइन आपको बता रहे होते हैं कि इस फार्मूले में मौजूद सिंबल में मौजूद जो एलिमेंट है उस पर किस किस्म के चार्जेस मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम NaCl की बात करें तो Na पे एनाइन मौजूद है और Cl पे कैटआइन मौजूद है। NaCl मज़ीद बता रहा होता है कि एनाइन और कैटआइन आपस में मिल के एक कंपाउंड बनाते हैं। जिस तरह आप बचपन से एक मिसाल देखते हुए आते हैं कि अगर
मैग्नेट के प्लस प्लस साइड को आपस में मिलाया जाए तो वो मिलने के बजाय एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। इसी तरह कभी भी कोई कंपाउंड बनते हुए कभी भी कोई प्लस एन आयन के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ के कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, बल्कि हमेशा प्लस और माइनस मतलब कैटाइन और एन आयन आपस में मिलके प्लस माइनस मिलके एक कंपाउंड तश्कील देते हैं। अगर हम किसी भी रेडिकल की बात करें तो रेडिकल जो होता है वो किसी भी सिंबल में बता रहा होता है कि इस एलिमेंट में कौन सा चार्ज जो है वो शो रहा है, आया कि एन आइन मतलब प्लस साइन या कैट आइन मतलब के माइनस साइन। आम तौर पे हर फार्मूले के एन आइन और कैट आइन को शो करना ज़रूरी होता है, लेकिन जब आपकी इसमें मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसके बगैर भी जो है वो आम अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वैलेंसी पे। हर एटम के अंदर मुख्तलिफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके आम ऑर्बिट्स में, दायरे में जो है वो घूम रहे होते हैं। हर एलिमेंट के मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दायरे जो हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पहले ही ऑर्बिट में मतलब के शेल में जो है वो घूम रहा होता है। के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 हो सकती है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन के पास खुद एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके दायरे में घूम रहा होता है। इस सूरत हाल में ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो +1 की वैलेंसी के साथ शो होने लगता है। अगर हम दूसरे और एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें भी मुख्तलिफ वैलेंसीज़ मौजूद होती हैं। आपके जो आखिरी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी, अगर वो तादाद ज़्यादा या कम होती है तो उसकी मुनासबत से आपके एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो शो होने लगेगी। अगर आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने पे एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश बाकी है, क्योंकि ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो जाएगा। इस सूरत हाल में वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से हासिल करने की कोशिश करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन जो होगा जैसे Cl में होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी और एलिमेंट से हासिल करता है तो इस पर माइनस का चार्ज जो है वो शो होने लगेगा। ये माइनस जो होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया था, ये 1 के साथ शो होगा तो ये इसकी -1 जो है वैलेंसी बन जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ और एलिमेंट्स की जो है वो मुख्तलिफ वैलेंसीज़ हैं। Cl पे -1, Na पे +1, क्योंकि Na जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl को देता है। जैसे हम आम नमक की बात करें तो आम नमक का जो केमिकल फार्मूला होता है वो NaCl होता है। Na पे +1 और Cl पे -1 जो है वो वैलेंसी शो हो रही होती है। Na के आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ज़ायद होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन ज़ायद होने की वजह से Na इस इलेक्ट्रॉन को किसी और को डोनेट कर देता है मुकम्मल तौर पे। ये डोनेट ज़्यादातर Cl को किया जाता है। Cl को डोनेशन के वक्त इस Na के अपने एलिमेंट पे जो है +1 का चार्ज जो है वो शो होने लगता है। ये +1 इसकी वैलेंसी होती है। Cl इस -1 को जो है वो एक्सेप्ट करता है। इस सूरत हाल में Cl पे माइनस की चार्ज जो है वो शो होने लगता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट्स वाई इसमें -1 की वैलेंसी शो होने लगती है। मुख्तलिफ और एलिमेंट्स हैं जिनके जो है मुख्तलिफ केमिकल फार्मूलाज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 77 पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का जो है वो फार्मूला दिया हुआ है। अमोनिया का NH3 में एक N के एलिमेंट मौजूद है, एक N का मॉलिक्यूल मौजूद है और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इसी तरह फेरस सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह की भी मिसालें मौजूद हैं। अगर हम सिग्निफिकेंट फार्मूला की बात करें तो इसके ज़रिए जो है हम इस आपकी इक्वेशन जो है उन्हें बना सकते हैं। मुख्तलिफ जो आप फार्मूलाज होते हैं उनके ज़रिए आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी फार्मूले के ज़रिए जो है वो आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ वैलेंसी का पता कर सकते हैं, मास, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मालूम कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है केमिकल फार्मूला और जो एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं उनके ज़रिए आसानी से किसी भी एलिमेंट को पहचान भी सकते हैं और उनको आप नाम भी दे सकते हैं। मज़ीद इस चैप्टर का काम जो है वो आप PDF के थ्रू व्हाट्सएप से हासिल कर सकते हैं।
मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।